सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फुल्ली मेंबर का एपिसोड नंबर 280। पिछले एपिसोड में डोंगजू का कंपटीशन शुरू हो गया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले से जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें सबसे पहले जियान की फाइट होती है। वैसे बैटल थ्रू द हेवंस के अलावा आपका सबसे फेवरेट डोंगुआ कौन सा है जिसकी आप नोवल एक्सप्लेनेशन सुनना चाहोगे? कमेंट्स में लेके जरूर बताना। क्या पता आपकी विश रियलिटी में बदल जाए। पिछले पार्ट के एंड में जब जियान जीत चुका होता है, चलो हम यहाँ से उसे आगे की स्टोरी जानेंगे। जैसे जियान आगे के मैचेस को देखने के लिए अपनी सीट्स की तरफ जाना शुरू करता है, वो अपने बगल में चलते हुए एक और व्यक्ति को पाता है। ये एक हैंडसम सा बंदा होता है। वो बंदा वार्म स्माइल के साथ जियान की तरफ हाथ आगे बढ़ा के बोलता है, हेलो, मेरा नाम म्यू शाओ है, क्यों ना हम दोस्ती कर ले। फाइनली इस मोमेंट में जियान की खोपड़ी उठती है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। जब म्यू शाओ को लगता है कि उसका इस तरीके से अप्रोच करना उसकी और जियान के बीच में गलतफहमी बना रहा है, वो कहता है, डोंट वरी, मैंने जस्ट तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखा है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। जियान भी उसे हैंडशेक करते हुए बोलता है, हेलो, मेरा नाम जियान है। म्यू शाओ सीरियस आवाज में बताता है, तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो, उम्मीद करता हूँ हमें भी फाइट करने का मौका मिलेगा। जियान स्माइल के साथ नोट करके बोलता है, बिल्कुल। फिर दोनों अपने हाथों को वापस लेके आगे की बैटल्स देखने लगे थे। पिछले कुछ समय से इस जगह पर रहने की वजह से उसे थंडर सिटी की बेसिक फोर्सेस के बारे में काफी मालूम पड़ गया था। वो खुद से बोलता कि अब वुड पवेलियन के लोग बस प्रिटी वॉइस से नहीं भरे हुए हैं, तो फिर ये बैटल मैनियक कहाँ से आया? म्यू शाओ भी इतना सिंपल नहीं होता जितना वो ऊपर से दिखता है। जो जियान ने सेंस किया था उसके हिसाब से इस म्यू शाओ की स्ट्रेंथ पहले से 2 स्टार दोशियान के लेट स्टेज पे पहुंच चुकी है। अभी सोल्टर लॉर्ड जियान से कहते हैं, वुडन पवेलियन थंडर सिटी की 8 ग्रेट फैमिलीज में से एक है। इनके पास हिडन कार्ड्स का होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन तुम्हारे लिए काफी अच्छा अपोनेंट होगा, क्योंकि तुम इसके खिलाफ अपनी स्किल्स को अच्छे से टेस्ट कर पाओगे। सोच तो कुछ जियान की भी ऐसी थी। काफी जल्दी सेकंड राउंड भी खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स फाइट्स यहाँ पे रुकती नहीं है। जियान को 5 राउंड्स और लड़ने पड़ते हैं। फाइनली उन 6 मैचेस को जीतते हुए वो काफी आसानी से टॉप 100 में पहुंच जाता है। ये वो समय था जब डुआन हैंग, जो इस अरीना के ओवरसीयर थे, वो बीच अरीना में अपीयर होकर अनाउंसमेंट करना शुरू कर देते हैं। डुआन हैंग बोलते हैं, हमारे इस कॉम्पिटिशन की फर्स्ट स्टेज में टोटल 100 अरीनाज हैं और अब सारे विजेता डिसाइड हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशन, आप 5 लोग टॉप 100 में एंटर कर चुके हो। कल तीनों बैटल जोन्स के वो 100 विनर्स असली कंपटीशन के लिए इकट्ठे होंगे। वो बैटल और भी इंटेंस होने वाली है, इसलिए मैं चलो तुम सबको आराम करने के लिए लेके जाता हूँ। डुआन हैंग जियान और बाकियों को देख के हल्का सा नोट करते हैं। वो इन्हें रेस्ट एरिया की तरफ लेके जाने लगे थे। इस अरीना के 5 विक्टर्स में जियान, म्यू शाओ और राइसोल पैलेस की बिंगलिंग थी। फिर होता है वो इविल रेस का मिस्टीरियस बंदा, और लास्ट में एक और अनजाना व्यक्ति होता है। सीन चेंज हुआ था। हम फोकस करते हैं थंडर वैली के अंदर। एक लेविश रूम में बेड के ऊपर एक ग्रेसफुल फिगर किसी के ख्यालों में खोई होती है। उसकी आंखों में फ्लैश हो रहा था एक फायरी फिगर जिसने अपने पीठ पे भारी सी रुलर बांध रखी थी। वो हो करके बोलती है, अवेंडर जियान क्या कर रहा होगा? उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए उसके लिए फर्स्ट स्टेज को पास करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये फिगर और कोई नहीं बल्कि लिu चिंग थी। जियान की स्ट्रेंथ और उसका कंपोजर ये कुछ ज्यादा ही शानदार होता है। हालांकि इसे लिu चिंग ने शुरुआत में नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब वो फाइनली आइसफायर आइलैंड में एंटर करते हैं और इनका सामना होता है उस गोस्ट आई से, तब जियान सबको बाहर भेज के अकेले उसका सामना करता है। बस यही वो मोमेंट था जब जियान ने लिu चिंग के दिल में अपना गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। ये विचार उसके दिमाग में चल ही रहे होते हैं। इसी पल कमरे में एक शैडोई फिगर घुस जाती है। उसके वो डेलिकेट से ठंडे हाथ चुपके से लिu चिंग की आंखों को ढक लेते हैं। वो कहती, सिस्टर लिu चिंग, आप क्या कर रही हो? अपनी आंखों में उस ठंडी सेंसेशन को महसूस करके लिu चिंग चिल्ला के बोलती है, चीफ है। फाइनली वो शैतान लड़की अपने हाथों को पीछे लेती है। वो अपने सिर को झुका के बोलती है, सिस्टर लिu चिंग। उस लड़की की खोपड़ी में टक टक करते हुए लिu चिंग साय करके बोलती, मैं जानती हूँ कि ये तुम ही होगी। ये छोटी सी लड़की और कोई नहीं बल्कि थंडर वैली के वैली मास्टर की इकलौती बेटी होती है। इसका नाम था डू चीफे और लिu चिंग ये ऑलमोस्ट सेम एज की होते हैं, लेकिन चीफे थोड़ी सी यंगर थी। ऑफ कोर्स थंडर वैली मास्टर की अकेली बेटी होने की वजह से बचपन से उसका टैलेंट एकदम एक्सेप्शनल रहा है, और अब इसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार दोशियान की मिड स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। खासकर उसका वो गोल्डन थ्रेड वाला आर्मर ये इसकी पावर को अलग ही सतह तक पहुंचा रहा था। वहीं पे लिu चिंग खुद 2 स्टार दोशियान की अर्ली स्टेज पे थी। गुची के अपने चेहरे पे जिज्ञासा को लेके पूछती, सिस्टर लिu चिंग, आप अभी किसके बारे में सोच रहे थे? होली सी में लिu चिंग की पोजीशन काफी हाई होती है। जब वो पहली बार ले सिटी पहुंची थी तभी थंडर वैली के वैली मास्टर की वो इविल एनर्जी इरप्ट होती है। अच्छी बात है कि इसे लिu चिंग ने सप्रेस किया होता है, जिससे वो कंपटीशन के पहले राउंड को सीधा क्रॉस कर लेती है। जियान का वो सवाल था कि हर एक स्टेज में अगर 3 लोग सिलेक्ट करे जाएंगे तो वो आखिरी कौन होगा? वह आखिरी थी लिu चिंग। वो कहती है, कुछ नहीं, वो डू चीफे काफी ज्यादा शैतान थी,
लेकिन उसके यूनिक स्टेटस की वजह से उसे हमेशा से थंडर वैली में रहना पड़ता था, जिस वजह से बाहरी दुनिया के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस होती है। वो बोलती सिस्टर लिवचिंग, अब क्योंकि हम कंपटीशन की अगली स्टेज में पहले ही पहुंच चुके हैं तो चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्यों न हम चुपचाप से बाहर घूमने चले, हम फादर को कुछ मालूम नहीं पड़ने देंगे। लिवचिंग बॉय से कोड के बोलती, क्या तुम जानती नहीं हो कि यहाँ पे कैसी पहरेदारी हो रही है? क्या हमारे पास सच में जाने का मौका भी है? ये जगह थी थंडर वैली का एकदम कोर, और यहाँ की सिक्योरिटी को उन जैसे एक्सपर्ट्स तो बिल्कुल बाईपास नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स दूसरी वे के दिमाग में कुछ अलग ही आइडियाज होते हैं। वो लिवचिंग के कान के पास जाके बोलती, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। वो कुछ और बातें फुसफुसाने लगी थी। फिर दोनों लड़कियां तेजी से हंसना शुरू कर देती हैं। इस लड़की के मिस्चीवियस नेचर को देखते हुए ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि उसे थंड आइलैंड से बाहर जाने का रास्ता बताता, बस उसने इस रास्ते को पहले इस्तेमाल नहीं किया होता। खैर कंपटीशन का ये पहला दिन काफी जल्दी निकल जाता है। इन पहाड़ों की श्रृंखला में पार्टिसिपेंट्स को रहने का मौका दिया गया था। खासकर यहाँ की रिच स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से ये उनके कल्टिवेट करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह होती है। वो सेंट्रल एरिया 10,000 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए काफी था। यहाँ प्यारा देने वाले गार्ड्स की भी कमी नहीं होती है, जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ सेफ्टी की नहीं होती बल्कि वो लोगों की जरूरतों को भी पूरा कर सकते थे। जब लोग फाइनली एक दिन का आराम ले चुके होते हैं, इन माउंटेन्स में एक पावरफुल आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, कंटेस्टेंट्स जो कि टॉप 10 में एंटर कर चुके हैं प्लीज आगे आइए, आज टॉप 50 का फैसला होगा। कुछ देर में जियान, यूरू और बाकी के लोग अपने रेजिडेंस से बाहर आ जाते हैं। यूरेन जियान की तरफ देख के बोलती है, तुम्हारा कल का रिकॉर्ड सच में डरावना रहा था। वेल ये बात सच भी थी, जियान का परफेक्ट 6 विन रिकॉर्ड होता है। ऑल्दो यूरेन भी टॉप 100 में पहुंच चुकी थी, लेकिन वो 6 में से 5 ही बैटल्स को जीत पाई होती है। जियान खुद से बोलते हैं 5 जीते हैं और 1 हार। वो अंदर से काफी क्यूरियस था। यूरेन जो कि 2 स्टार दोशान की एकदम लेट स्टेज पे है, उसे फाइट करते समय जियान को भी ध्यान देना होगा। जियान ने सोचा नहीं था कि ये लड़की भी हार जाएगी। जियान क्या सोच रहा था ये सब उसके चेहरे पे अच्छे से दिखाई देता है। उन एक्सप्रेशंस को पढ़ के यूरेन एक बिटर स्माइल के साथ बोलती है, मुझे जिसने हराया था वो थंडर सिटी के मर्सडी गिल्ड का डिसाइपल है, मूगे। इसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार दोशान के पीक पे पहुंच चुकी है। वो बैटल सच में इंटेंस रही थी। यूरेन के खूब एफर्ट्स लगाने के बाद भी अंत में उसे हार माननी पड़ी। खैर बातें करते करते दोनों स्पेस फॉर्मेशन में पहुंच जाते हैं। अगले पर इन दोनों के फिगर यहाँ से डिसअपियर हो गए थे। ये फॉर्मेशन सीधा अरीना से जोड़ती थी, जिससे अपने अपनी जगहों को ढूंढने में लोगों को परेशानी न हो। जब जान के सामने से वो चकाचौंध करने वाली सिल्वरी रोशनी फिर से नॉर्मल होने लगती है, वो सुनता है एक पावरफुल वॉइस को जो सबका डेसोलेट अरीना में स्वागत कर रही थी। इस आवाज में से उस इंटेंस प्रेशर को सेंस करके जान के होठों पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है क्या पावरफुल हो रहा है। इस पूरे थंडर रियल में ये डेसोलेट अरीना सबसे बड़ा युद्ध का मैदान होता है। इसकी एनर्जी बैरियर 3 स्टार दोशान लेवल के एक्सपर्ट्स के अटैक्स को भी संभाल सकते थे। ये टूर्नामेंट के फाइनल राउंड के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। अरीना के बीच में एक ऊंचा सा फिगर फ्लोट कर रहा था। वो एक बार भीड़ की तरफ देखते हुए बोलता है, आप सभी इस ग्रेट कंपटीशन की फर्स्ट स्टेज के टॉप 100 पार्टिसिपेंट्स हो, इसलिए हम चलो टॉप 50 के लिए लॉट्स को ड्रॉ करते हैं। जब लोगों की नजरें इस फिगर के ऊपर जाती हैं, वो इसे तुरंत पहचानने लगे थे। एक बंदा कहते थंडर वैली के 3rd मास्टर है, टियान फेंग। थंडर वैली के वैली मास्टर्स के नीचे 3 वाइस मास्टर्स भी होते हैं, जहाँ पे थंडर वैली मास्टर और फैक्शंस के साथ अक्सर मीटिंग्स किया करते थे और बाकी का समय बताते थे वेपन्स को बनाने में। वहीं पे तीनों वाइस वैली मास्टर्स वैली की सारी ड्यूटीज निभाते हैं। वो व्यक्ति आसमान से थोड़ा सा नीचे आते हुए बोलता है, मेरा नाम है डुआन टियान फेंग और मैं टॉप 100 स्टेज का ओवरसीयर हूँ। इस व्यक्ति के शरीर में से भी हल्की सी थंडर लाइट्स बाहर आ रही होती है। इसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था। एक अंधेरे से कोने में छिपा हुआ शैडोई फिगर तुरंत ही अपनी डार्क एनर्जी को सप्रेस कर लेता है। वो शीश करके बोलता है, डुआन टियान फेंग थंडर वैली का 3rd हेड, सच में क्या टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। वो जानता था कि अगर डुआन टियान फेंग ने उसे सेंस कर लिया तो उसे मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। डुआन टियान फेंग की वो गहरी आवाज जो एकदम मेजेस्टिक पावर से भरी होती है, वो फिर से गूंजती है। वो कहते हैं, तुम सभी के एट्रीब्यूट्स या एबिलिटीज चाहे कैसी भी हो और जब तक तुम हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लिए खतरा नहीं हो तब तक तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी शैतानी करने की कोशिश करेगा तो थंडर वैली की सजा से बच नहीं सकता है। इन शब्दों को सुन के लोगों के एक्सप्रेशंस काफी सॉलम हो चुके होते हैं। लोग नॉड करने लगे थे। सबकी आंखों में सीरियसनेस को देख के डुआन टियान फेंग के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं, क्योंकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चलो टॉप 50 के लॉर्ड्स को ड्रॉ करना शुरू किया जाए। जैसे उनकी आवाज फैली थी, एक छिपे हुए रास्ते से कई गार्ड्स जिनके हाथ में वो लकड़ी के डब्बे होते हैं जो कि भरे थे कई टोकन से, वो अरीना की एक जगह पे अपीयर हो जाते हैं। टियान फेंग कहते हैं, कौन पहले जा रहा है। अभी लोग एक दूसरे के मुंह को देख रहे थे। आखिरकार कंपटीशन की इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से
लोग पहले औरों की बैटल को देखना चाहते थे। तभी जियान और यूरेनन एक दूसरी तरफ नॉड करके दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। दोनों के पास कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है। इस मोमेंट में छिपने का वैसे भी कोई फायदा नहीं था। बस इधर अपनी पर्ची निकाल के अपने अपोनेंट को ढूंढो और उसे हरा दो। अगर तुम्हारा लक ज्यादा खराब नहीं रहा तो लेट या फिर पीक स्टेज के 2 स्टार दोशान का तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जियान 2 स्टार दोशान के पास अर्ली स्टेज पे था, वो अर्ली और मिड स्टेज के एक्सपर्ट्स को बड़ी आसानी से क्रश कर सकता था। वहीं पे 2 स्टार दोशान लेट स्टेज के एक्सपर्ट्स भी उसके सामने बस बहुत छोटा सा चैलेंज होते हैं। वहीं पे 2 स्टार दोशान पीक लेवल के एक्सपर्ट के खिलाफ जियान को भी अपने 1-2 ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गूंजी थी हल्की सी क्लैटर की साउंड। दोनों अपने टोकन्स को बाहर निकाल चुके थे। जियान के हाथ में होता है ब्लू 25 और यूरेनन ने निकाला था ब्लू 20। ओरिजिनली जियान सीक्रेटली अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके उस डब्बे में से यूरेन जैसे सेम कार्ड को निकालना चाहता था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बॉक्स के अंदर एक पावरफुल रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। साफ तौर पे थंडर वैली पहले इस चीज के लिए तैयार थी। हम अभी यूरेनन की आंखों में हल्की सी रिलीफ को देख सकते हैं। वो कहती है लगता है हम इतने जल्दी नहीं मिलने वाले। ऑब्वियसली उसकी लेट स्टेज 2 स्टार दोशान की स्टैंड के साथ भी वो जियान का सामना करने में कॉन्फिडेंट नहीं थी। आखिरकार जियान की टेरिफाइंग एबिलिटीज को पहले ही देख चुकी है। जब इन दोनों ने शुरुआत कर दी थी एक एक करके और लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं। फाइनली थंडर वैली के गार्ड्स और डुआन टियानफेंग की नजरों के नीचे सबको अपनी अपनी पर्चियां खींचने में ज्यादा समय नहीं लगता है और कंपटीशन शुरू होने के लिए तैयार हो गया था। जियान एहसास करता है कि इस जगह पे मौजूद उन 100 एक्सपर्ट्स में से सबसे कमजोर की स्टैंड भी 2 स्टार दोशान के मिड स्टेज पे थी, बस वही अर्ली स्टेज का था। डुआन टियानफेंग कहते कि क्योंकि सब तैयार हो तो चलो शुरू किया जाए। ये राउंड भी बस आउटकम पे डिपेंड करेगा। अगर दूसरी पार्टी हार मान लेती है तो और अटैक्स अलाउड नहीं होंगे। इन नियमों को न मानने वालों के रिजल्ट्स रिवोक कर दिए जाएंगे। मतलब कंपटीशन से बाहर। ऑफ कोर्स दूसरी पार्टी की हार मानने से पहले फाइट किसी भी तरीके से की जा सकती है। इस समय वो डार्क फिगर जो कि जियान के ग्रुप में था और जिसके हाथ में सफेद रंग का 25 होता है, वो कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है ये नियम मुझे पसंद आए। वेल ये था जियान का अपोनेंट। तभी बूम के साउंड के साथ अरीना को एक ट्रांसपेरेंट बैरियर ढकने लगता है। फिर इन सभी कंटेस्टेंट्स के सामने एक शॉकिंग सीन अपीयर हुआ था। लोग अचंभे से भरी आवाज में कहते हैं ये कोई अरीना नहीं है, ये पूरा माउंटेन रेंज है। बिल्कुल जो चीज ट्रांसपेरेंट बैरियर के अंदर होती है वहाँ कोई नॉर्मल ग्राउंड नहीं बल्कि पेड़ पहाड़ और नदियां देखी जा सकती थी। ये पूरी पहाड़ों की श्रृंखला होती है। जन टिस्क टिस्क करके बोलता है सोड थंडर वैली। ये सच में तगड़ा खर्चा कर रहे हैं। ये माउंटेन एरिया कई 1000 मीटर तक फैला होगा। इतने बड़े स्पेस को बैटल ग्राउंड के रूप में यूज करना, इनमें जरूर कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज हुआ होगा। फिर से डू टियानफेंग की आवाज गूंजती है। वो अनाउंस करते हैं ब्लू नंबर 1 व्हाइट नंबर 1 प्लीज एंटर करो। तुरंत ही 2 भारी भरकम से फिगर सीधा एक पहाड़ के ऊपर छलांग मारते हैं। शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच का द्वंद्व युद्ध। इस कंपटीशन की पहली फाइट ही काफी ज्यादा इंटेंस रही थी। मिनट बाय मिनट टाइम निकलता है और एक के बाद एक एक्साइटिंग बैटल्स अनफोल्ड होती हैं। जैन इन सभी पावरफुल ओपोनेंट्स को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने यूरेनन की पावर भी विटनेस कर रही थी। यूरेनन सामना कर रही थी एक अर्थ टाइप के कल्टिवेटर का, जिसकी स्टैंड 2 स्टार दोशान की लेट स्टेज पे थी। हर अर्थ टाइप के कल्टिवेटर के डिफेंस नॉर्मल एक्सपर्ट से कई गुना मजबूत होते हैं। हालांकि हमला करने के मामले में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होते हैं, लेकिन अपने दुश्मन को काफी आसानी से थका सकते थे। ये अपनी चारों तरफ मिट्टी पत्थरों से बनी हुई मोटी मोटी दीवारें बना के खुद को उसके अंदर छिपा सकते थे। ऑफ कोर्स हम इसे टर्टल टैक्टिक भी कह सकते हैं। वहीं पे यूरेनन की विंड और इनकी मास्टरी उसे एडवांटेज देती है। हालांकि जुशिंग बूम बूम की आवाजों के साथ होने वाली बैटल थोड़ी सी लंबी खिंच गई थी, लेकिन इवेंचुअली टॉप 50 में वो अपनी जगह बना पाती है। तब तक अनाउंस करने वाले डुआन टियानफेंग नहीं थे, बल्कि एक गार्ड होता है। वो गार्ड अनाउंस करता है ब्लू 25 वर्सेस व्हाइट 25। लोगों की नजरें तुरंत ही गई थी जियान के ऊपर। एक कमजोर सा दिखने वाला विद्यार्थी जैसा व्यक्ति जियान को देख अपनी आंखें नैरो करके बोलता है जियान ये इतना सिंपल नहीं है। अपनी अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशान की स्टैंड के साथ इस स्टेज तक पहुंच पाना, खासकर उसकी वो हैवी रूलर, वो कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं लगता। इसके बगल में बैठे बंदे की नजरें इतनी ज्यादा पैनी नहीं होती। वो कहता है शायद ये लड़का बस लकी रहा है। इस राउंड में जो उसका अपोनेंट होगा वो सिर्फ 2 स्टार दोशान लेट स्टेज की स्टैंड को नहीं रखता है, बल्कि उसने शुरुआत में अपने 6 मैचेस जीत लिए थे। हालांकि जियान ने भी 6 मैचेस को जीता है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से थका हुआ लग रहा है। वैसे भी उस डार्क फिगर से फाइट करने वाले वो 6 लोग हार मानने से पहले अपनी जान गंवा चुके थे। सीन जाता है बिंगलिंग और म्यूशाओ की तरफ। बिंगलिंग कहती है जियान के चांसेस कैसे लग रहे हैं। म्यूशाओ के चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। वो एक कैजुअल टोन में बताता है मुझे नहीं पता, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा लंबा टिकेगा क्योंकि मैं उसका सामना खुद करना चाहता हूँ। फाइनली सीन जाता है उस ब्लैक फिगर की तरफ जो कि अरीना के बैरियर के
जस्ट बाहर खड़ा हुआ था। वो जियान की तरफ देख के बोलते, लड़के हेवन का रास्ता खुला हुआ है लेकिन तू उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो चलो मैं तुझे हेल का मंजर दिखाता हूँ। जियान कोल्ड आवाज में कहता है, बहुत बकवास करता है। इसके बाद वो गायब हो गया था। वो ब्लैक फिगर भी माउंटेन रेंज में एंटर करने से पहले हम्प करके बोलता है, मैं तुझे मौत की भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा। इसी मोमेंट में एक वार्म लाइटिंग पावर चुपचाप से जियान के दिमाग में जाती है। ये था डुआन टियानफेंग का वॉइस ट्रांसमिशन जो सीधे उसकी सोल से कांटेक्ट करता है। डुआन टियानफेंग उस मैसेज में बोलते, लिटिल वन, तुम एक डिग्निफाइड 4th ग्रेड इमोर्टल रैंक एल्केमिस्ट हो, और जब से ब्लैक रोड मैन थंडर सिटी में एंटर हुआ है हम इसके बारे में कुछ अजीब फील कर रहे हैं। इसलिए अगर तुम कुछ खास इस्तेमाल करना चाहते हो तो हेजिटेट मत करना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी तरह से कवर करूंगा। जब फाइट की शुरुआत होने से पहले ही ये मेंटल मैसेज उसे मिला था। जियान अपनी आंखें नैरो कर लेता है। डुआन टियानफेंग की आवाज आगे बोलती है, हो सकता है घोस्ट किंगडम का मेंबर हो और यहाँ पे हमारे ग्रैंड कॉम्पिटिशन को खराब करने आया हो, इसलिए अगर मौका मिलता है तो तुम इसे एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी की चीजों को मैं संभाल लूंगा। वैसे डुआन टियानफेंग को ये सब बोलने की जरूरत भी नहीं थी। जिस मोमेंट में जियान अपनी सोल पावर से इस बंदे के ऊपर फोकस करता है वो पता लगा लेता है कि इस बंदे के पास जो हो रहा है वो घोस्ट किंगडम का नहीं बल्कि ये बिल्कुल सोल क्लैन से मेल खाता है। शायद जब सोल वॉइस ट्रांसमिशन उसके दिमाग में पहुंचा होता है हम तभी उस ब्लैक रोड मैन को मूव करते हुए देखते हैं। वो गुर्रा के बोलते, लड़के तेरी मेरे सामने इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होने की हिम्मत कैसे हुई, जा मर जाके। बिना हेजिटेशन के वू की आवाजों के साथ एक घना ब्लैक और उसकी बॉडी को ढकने लगा था। ये किसी धातु से बने भाले का आकार लेता है जिसे पकड़ के वो बंदा सीधा जियान की तरफ थ्रस्ट कर देता है। इस हेलवर्ड की टिप पे वो सिनिस्टर ब्लैक एनर्जी थी जो स्पेस को बीच में से चीरते हुए चलती है। पीछे रह जाती है वो शा 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 की आवाजें। इसकी मौजूदगी की वजह से जियान की चारों तरफ का स्पेस एकदम वॉलेंटली ट्रेम्बल होने लगा था, लेकिन जियान अपने कदम पीछे नहीं लेता। वो हम्प करके बोलता है, बहुत अच्छे, 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई। उसकी रूलर में चढ़ जाती है फायरी दोशियान पावर। फिर जियान के शरीर से बैंग 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 की आवाजों के साथ एक टेरिफाइंग मोमेंटम रिलीज होने लगा था। अरीना से बाहर इस नजारे को देखने वाले लोग काफी अलग अलग इमोशंस को फील कर रहे थे। एक व्यक्ति कहता है, अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशियान वर्सेस लेट स्टेज 2 स्टार दोशियान। लगता है बच्चा सच में पुश कर रहा है। इसके बगल में बैठा व्यक्ति भी बोलता है, मुझे भी नहीं लगता कि लड़का कुछ राउंड्स भी टिक पाएगा। उसकी स्ट्रेंथ के साथ टॉप 100 में आना ये पहले से ही बहुत फॉर्चुनेट बात है। अभी टियानफेंग जो कि इस बैटल को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं वो उस ब्लैक रोडमैन के ऑरे को सेंस करके अपनी बाएं से कोड के बोलते हैं, इसकी एनर्जी ये घोस्ट किंगडम की पावर से मेल नहीं खाती है। क्या ये उनमें से एक है? ऑफ कोर्स थंडर वैली के लोगों ने इस बंदे को पहले ही नोटिस कर लिया था लेकिन वो तुरंत ही एक्शन नहीं लेते हैं। इन्हें इंतजार था बड़ी मछली का। इस पल दोनों के बीच में वॉलेंट क्लैश शुरू हो चुकी थी। गूंज रही होती है बैंग 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 की आवाजें जो पेड़ पौधों और बड़े बड़े पत्थरों को अपनी शॉक वेव से चकनाचूर कर दिया करते थे। वो ब्लैक हेलवर्ड जैसे ईरी और ढक रखा होता है। ये हवा में साए साए की आवाजों के साथ जियान को टारगेट बनाता है। इसका जवाब देती है वो एंशिएंट हैवी रूलर। दोनों के बीच में होने वाली हर एक टकरावट से चारों तरफ स्पार्क्स फैला करते थे। गूंजते एक और बूम का साउंड। इस थंडरस एक्सप्लोजन ने दोनों फिगर्स को पीछे भेज दिया था। वो ब्लैक ईरी ऑरा वाला व्यक्ति खुद को जैसे स्टेबलाइज करती हुए बोलता है, इस लड़के से डील करना सच में आसान नहीं है। अब फाइनली से जियान की स्ट्रेंथ से प्रेशर फील होने लगा था। वहीं पे कई कदम पीछे लेने वाला जियान भी बिल्कुल श्योर हो चुका होता है। उसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि सोल क्लैन से है। दुखी कॉन्टेंट में सोल क्लैन से कई बार फाइट करने की वजह से वो इनके स्पिरिचुअल ऑरे से काफी ज्यादा फैमिलियर था। हाउएवर अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है। आखिरकार अभी तक इस बंदे ने सोल क्लैन की ट्रेडमार्क टेक्निक सोल लॉक को इस्तेमाल नहीं किया है। शायद ऐसा करने की इसकी यहाँ पे हिम्मत नहीं हो रही है। ये अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि चाहे बात हो सोल क्लैन की या घोस्ट किंगडम की, दोनों के रेपुटेशंस काफी डेंजरस और बुरी मानी जाती है। इसी पर ब्लैक रोडमैन धाड़ की बोलता है, सोल शैडो। अचानक से उसका फिगर गायब हो जाता है। जैन जो कि खुद को जस्ट थ्योरी कर पाया था इस ब्लैक रोडमैन को डिसअपीयर होते हुए देखो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। ये थी एक स्टेल्थ टाइप टेक्निक। एक गहरी सांस लेके जियान को से बड़बड़ाते हुए बोलता है, ये काफी हाई लेवल की टेक्निक लग रही है। ये इसके ऑरे को भी ढक सकती है, लेकिन अगर तुम मुझे जियान को ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हो तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलती उसकी आंखें बंद हुई थी। उसके शरीर को सेंटर बना के काफी दूरी तक का स्पेस झंझनाना शुरू हो जाता है। गूंजती है बजिंग आवाजें। इंस्टेंटली पूरी माउंटेन रेंज जियान के सोल परसेप्शन में आ गई थी। अभी अपनी सोल टेक्निक से चिपका हुआ बंदा जियान की सोल ट्रैकिंग से बचने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, लड़का ऐसी ओवरवेलमिंग सोल पावर, मुझे काम जल्दी करना होगा। इसके पास जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। अगर मैं इसे हासिल करके पैलेस मास्टर को ऑफर करता हूँ तो वो जरूर खुश होंगे। वो व्यक्ति तुरंत अपनी स्टोरिंग से एक स्क्रोल को बाहर निकालता है। इसे क्रश करते ही उसकी पोजीशन एक्सचेंज होती है। अगली बार वो जहाँ अपियर हुआ था वो थी जियान की बिल्कुल सामने की जगह। क्लियरली ये था एक सरप्राइज
सरप्राइज अटैक। जब अरीना के बाद यू रन उस ब्लैक रोड मैन के हाथ में उस खंजर को देखती है, तुरंत ही उसके एक्सप्रेशंस बदल गए थे। यू रन कहती है नहीं नहीं, ये डैगर एक इमोर्टल रैंक का वेपन है, अगर इसे रोका नहीं गया तो जियान खुद को बचा नहीं पाएगा। उसकी नजरें तुरंत गई थी डुआन टियानफेंग की तरफ, लेकिन डुआन टियानफेंग बिल्कुल मूव नहीं करते। वो सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। हालांकि जियान के पास डरावना पोटेंशियल है और वो इतनी कम एज में एक 4th ग्रेड इमोर्टल रैंक का एल्केमिस्ट बन चुका है, तब भी अगर अपने दुश्मन को हल्के में लेने से वो अपनी जान को गवा देता है तो इसमें जियान की गलती होगी। अभी और भी कई एक्सपर्ट सहाय करके अपनी सरों को हिलाने लगे थे। ये सरप्राइज अटैक वो भी इतनी क्लोज रेंज से शायद ये भी इसे बच नहीं पाते। शाह की आवाज के साथ वो स्पेस से बाहर आने वाला बंदा अपने डैगर को पहले ही आगे बढ़ा चुका था। इसका टारगेट थी जियान की खोपड़ी। गूंजती एक पफ की आवाज, वो खंजर जियान के सर के आर पार हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो ब्लैक रोडमैन खुश हो पाता, हम जियान के शरीर को दो में बदलते हुए देखते हैं। वो कहता है क्लोन डैम इट। वो एहसास कर चुका था कि असली मूर्ख वो है, लेकिन इससे पहले वो यहाँ से भाग पाता तभी इसके पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। उसके कान में जाती हुई चिलिंग आवाज जो कि इस ब्लैक रोडमैन की एकदम चिल फील करवा देती है। जियान कहता है मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। अटैक था फ्लेमिंग स्ट्राइक, लीप ओवर द माउंटेन्स एंड रिवर्स। उसकी फिस्ट जैसे ब्लेजिंग रेड फ्लेम से ढक रखा था, उसी द ब्लैक रोडमैन के हाथ से जाके टकराती है। तुरंत ही गूंजती एक पैनी सी क्रैक की आवाज, उस बंदे के हाथ का वो खंजर तुरंत ही नीचे गिरता है। हमें जियान के सिंपल अटैक से धोखा नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे उसकी फायर एट्रीब्यूट की 2 शाइन पावर थी और साथ में मिली होती वो सोल स्ट्रेंथ जिसे होली फ्लेम ने रिफाइन किया था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा टेरिफाइंग होती है वो एक छोटी सी फ्लेम का ट्रेस था जो कि इस बंदे के शरीर के कांटेक्ट में आते ही सीधा उसके अंदर चला जाता है। इविल रेस और डार्क एनर्जीज के खिलाफ होली फ्लेम का नेचुरल सप्रेसिव इफेक्ट होता है। घोस्टली एनर्जीज के खिलाफ डेवास्टेटिंग होती है। अचानक से उसका राइट हैंड जहाँ पे जियान का पंच लगा था उसमें से तेज रोशनी बाहर आनी शुरू हो जाती है। खासकर उस दर्द की वजह से उस बंदे का एक्सप्रेशन तुरंत ही ट्विस्ट हो गया था। वो चीखे बोलता ये लिटिल बीस्ट, बिना हिचकिचाए अपने हाथ में एक शार्प एनर्जी को लेकर हम उसे तुरंत ही अपनी राइट आर्म को एक ही बार में अलग करते हुए देखते हैं। जियान ने सोचा नहीं था कि बंदा इतना ज्यादा रूथलेस होगा। इसे एक भी पल और न देते हुए उसने एक और पंच को आगे बढ़ा दिया था, लेकिन तभी ब्लैक रोडमैन की आवाज गूंजती है। वो कहता है मैं हार मानता हूँ। ये कहते ही बैटल वहीं पे थम गई थी क्योंकि डुआन टियानफेंग का फिगर बैटल फील्ड में अपेयर हुआ था। वो जियान को विजेता घोषित करते हैं। डुआन टियानफेंग बोलते हैं हारने वाले उम्मीद मत हारो, टॉप 50 में एंटर करने के लिए एक रिवाइवल राउंड भी होगा। इसी के साथ खत्म होते हैं आज के मैचेस। आप सभी वापस जाके आराम करो। अभी वो अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की कटी हुई जगह को पकड़ के जियान को जहरीली नजरों से घूर रहा होता है। डुआन टियानफेंग भी हल्का सा नोट करके जियान के पीछे पीछे वापस लौटने लगे थे। बस अजीब बात यह होती कि इस समय जियान और डुआन टियानफेंग के चेहरे पे कुछ छिपी हुई स्माइल्स थी। आखिरकार इन दोनों के अलावा किसी ने नोटिस नहीं कर पाया था कि वो हल्का सा खाकी फ्लेम का ट्रेस सीक्रेटली उस बंदे के शरीर में जा चुका है। जब जियान उस ब्लैक रोडमैन को 2 हाथ से एक हाथ पर ले आता है और उसे अंडर एस्टिमेट करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लोग टिस्क टिस्क करके बोलते हैं ये जियान नाम का लड़का सच में टेरिफाइंग है। आखिरकार उसका ओपोनेंट था रेड स्टेट 2 स्टार दोशियान का, लेकिन जियान जो कि बस अर्ली स्टेट 2 स्टार दोशियान था वो उसे हेड ऑन फाइट में हरा पाया। ये बात बिल्कुल साफ थी कि जियान यहाँ पे बस लकी नहीं रहा है, ये प्योर स्ट्रेंथ की बदौलत है। डुआन टियानफेंग से कुछ ग्लैंसेस एक्सचेंज करने के बाद मतलब आंखों ही आंखों में बात करने के बाद जियान यू रन के साथ वापस लौट आता है। ये कहने की बात नहीं थी कि डुआन टियानफेंग आज रात उससे उस ब्लैक रोडमैन के बारे में बात करने के लिए आएंगे, इसलिए अच्छा हुआ कि वो इस एरिया से जल्दी चला जाए। ये दोनों स्पेशल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वापस से अपने रेजिडेंट में लौट आए थे। यू रन तुरंत ही जियान से सेपरेट होकर जाती है अपनी बहन के पास। ऑनेस्टली वो यूए को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन इस राउंड में बस टॉप 100 वाले ही जा सकते थे। अपने कमरे में बैठ के हुआ शांति से बैठा जियान काफी गहरी सोच में होता है। वो कहता है जब से मैं इस अपर प्लेन में आया हूँ मुझे इन सोल क्लैन वालों के बारे में काफी कमी खबरें मिली हैं। आखिर यहाँ पे उनका कैसा वजूद है। खैर दोपहर के बाद फिर से बैटल कंटिन्यू हुई थी। जब तक शाम होती है तब तक बचे हुए 50 लोगों के बीच में भी मैचेस खत्म हो जाते हैं और सिलेक्ट हो चुके थे टॉप 50। ये रात का समय होता है जब जियान के लकड़ी के घर के बाहर का स्पेस काफी अजीब तरीके से ट्विस्ट होता है। एक हल्का सा क्रैक बनता है, इसमें से एक फिगर बाहर निकलते हुए बोलते ही लिटिल गाय। ऑफ कोर्स ये थे डुआन टियानफेंग, थंडर वैली के 3rd वाइस मास्टर। जियान से बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ होता बल्कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था। वो खड़े होकर हाथ कप करके बोलते एल्डर डुआन। डुआन टियानफेंग हंस के बोलते हैं चलो छोटी मोटी बातों को हम स्किप करते हैं, तुम शायद समझ चुके हो कि मैं यहाँ पे आया क्यों। हालांकि डुआन टियानफेंग अपने ऑरे को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन तभी वो 4 स्टार दोशान लेवल का ऑरा जियान को थोड़ा सा टेंस कर देता है। वो कहते हैं आप उस ब्लैक रोडमैन के बारे में बात करना चाहते हो। डुआन टियानफेंग कहते हैं बिल्कुल सही,
उस व्यक्ति की बहुत स्पेशल आइडेंटिटी है। अपने सर को लाते हुए जियान कहता है, मुझे लगता है वो यहाँ के घोस्ट किंगडम या फिर इंसानों की दुनिया के सोल क्लैन से आया है और उसके दिमाग में कुछ गहरी स्कीम चल रही है। मैं उसकी बॉडी में अपने फ्लेम मार्क को प्लांट कर चुका हूँ। उसकी लेवल के स्टैंड को देखते हुए उसे मेरा फ्लेम मार्क जल्दी नोटिस नहीं होगा। डुआन टियानफेंग कहते हैं, एक्सीलेंट, क्योंकि अब तुमने उसे एलिमिनेट भी कर दिया है। उसके पास थंडर रियल में रहने की और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वो जियान से कहते हैं, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होगा और जब वो समय आए तो लिटिल ब्रदर, उम्मीद करता हूँ तो हमारी हेल्प करोगे। जियान डायरेक्टली कहते हैं, एल्डर ज़ोन, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं बस एक अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशियान हूँ। आखिर मैं आपकी क्या ही मदद कर सकता हूँ? मेरी सेंसेस के हिसाब से उस बंदे के पास एक स्क्रॉल मौजूद है जिससे वो अपने साथियों को यहाँ पे समन कर सकता है। अगर इस बैटल में 3 स्टार दोशियान या उससे ऊपर वाले एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें पार्टिसिपेट करने से मेरा बिल्कुल नामो निशान भी नहीं बचने वाला। जियान के ऐसे रिप्लाई को सुनकर डुआन टियानफेंग का चेहरा थोड़ा सा डार्क होने लगता है। वो टिस्क टिस्क करके बोलते हैं, बच्चे क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? एक हल्की सी बड्डम की साउंड के साथ उनका 4 स्टार दोशियान का हल्का सा ऑरा इरप्ट होता है। जैसे जियान के ऊपर ऑपरेसिव फोर्स अप्लाई होती है, उसके घुटनों में से क्रीक क्रीक की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हालांकि दोनों के बीच का स्टैंड गैप काफी बड़ा था, लेकिन वो तब भी घुटने नहीं टेकता है। ये देख के डुआन टियानफेंग अपनी भौहें उठाते हैं। उनके हिसाब से दोनों के बीच की स्टैंड डिस्पैरिटी को देखते हुए जियान इस प्रेशर का विरोध नहीं कर सकता था। इस क्रशिंग प्रेशर को इंड्योर करते हुए जियान दांती मीज के बोलता, सीनियर, अगर मैंने हेल्प नहीं करी होती तो आप उस बंदे को ट्रैक नहीं कर पाते। डुआन टियानफेंग एक बार अपनी आंखें बंद करते हुए अपने प्रेशर को वापस लेते हैं। वो फिर कम आवाज में कहते हैं, डोंट वरी, इस बार हम बस एक बड़े से जाल को फैला रहे हैं जिससे बड़ी मछली फंस सके। चिंता मत करो, अगर तुम हमारी थंडर वैली की हेल्प करते हो तो बदले में हम तुम्हारे साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ बात हो रही होती है इनामों की। डुआन टियानफेंग बोलते हैं, टॉप 50 सिलेक्ट हो चुके हैं, अगले 10 दिनों में टॉप 25 डिसाइड होंगे। ये 10 दिन का समय बस पार्टिसिपेंट्स के लिए आराम करने का नहीं है, बल्कि इस समय का इस्तेमाल करके हमें इस मिस्टीरियस फिगर के पीछे की पावर के बारे में जानना होगा, जिससे एक ही बार में उसे खत्म किया जा सके। जियान को सोच के नोट करके बोलता है, ठीक है, मैं उस पर ध्यान रखूंगा। जैसे वो बंदा मूव करता है मैं आपको तुरंत बताऊंगा। सिचुएशन की ग्रेविटी वो भी जानता था। ये सुनकर डुआन टियानफेंग कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारे आराम को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। इस व्यक्ति के पीछे की जो स्ट्रेंथ है तुम उसे अकेले फेस नहीं कर सकते हो। बच्चे, तुम एक 4th ग्रेड हेवली इमोर्टल लेवल के अल्केमिस्ट हो, हमारा फ्यूचर लिमिटलेस है। जियान हल्की आवाज में कहता है, जूनियर समझ गया। अगर एक 4 स्टार दोशियान एक्सपर्ट उसे ऐसी चेतावनी दे रहा है, ये बताता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। जियान के वीक स्टैंड, जिसमें अगर वो होली फ्लेम की पावर का भी इस्तेमाल करता है, वो तब भी जैसे से 3 स्टार दोशियान से ही टकरा पाएगा। वहीं पे 4 स्टार दोशियान ये उसके सामने एकदम माउंटेन्स जैसे होते हैं। उसके दिमाग में विचार चल ही रहे होते हैं, तभी डुआन टियानफेंग का फिगर हल्का सा फीका पड़ने लगता है, फिर वो डिसअपीयर हो जाते हैं। काफी जल्दी जियान के दिमाग में सोलिटर लॉर्ड की आवाज जाती है। वो कहते हैं, थंडर वैली में जरूर कोई स्पेशल ट्रेजर छिपा हुआ है, वरना घोस्ट किंगडम और सोल क्लैन इस तरीके के साथ में आकर्षित नहीं होते। जियान कहता है, घोस्ट किंगडम, सोल क्लैन, दो अलग अलग फोर्सेस। जियान के एक्सप्रेशन को देखते हुए सोलिटर लॉर्ड एक अजीब सी टोन में बोलते हैं, घोस्ट रियम का घोस्ट किंगडम उन घोस्ट स्पिरिट्स के द्वारा रूल किया जाता है। इनकी स्टाइल और मेथड सोल क्लैन से अलग है, जहाँ पे सोल क्लैन अपनी सोल चेन्स का इस्तेमाल करके सोल बॉडीज का शिकार करता है। घोस्ट किंगडम के हमला करने के तरीके अब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाए हैं। मेरे डीप स्लीप में जाने से पहले मैंने डिस्कवर किया था कि दोनों फैक्शंस इसी तरीके की कोवर्ट कोलैबोरेशन में। ये बात सच है कि घोस्ट किंगडम की ओवरऑल स्ट्रेंथ सोल क्लैन की स्ट्रेंथ से कमजोर है, लेकिन घोस्ट किंगडम जितना ज्यादा रहस्यमयी है, वो इवन सोलिटर लॉर्ड जैसे फिगर के लिए भी एक पहेली बना हुआ था। जियान कहते लगता है इस बार हमें जरूरत से ज्यादा चीजें मालूम पड़ने वाली हैं। उसके चेहरे पे थोड़ी सी चिंता भी होती है और ये देख के सोल डिवावरिंग लॉर्ड कहते हैं, बच्चे चिंता मत करो, एक 4 स्टार दोशियान अभी मेरे ध्यान में आने के काबिल नहीं है। अगर हमारा सामना एक 5 स्टार दोशियान से भी होता है, मैं तब भी उसे फाइट कर सकता हूँ। इसके आगे उन्होंने जो भी कहा था वो मन ही मन में था। वो कहते हैं, गोल्डन डैकिंग, मैं भी अपना प्रॉमिस रखूंगा। जब जियान घोस्ट रियम से बाहर जाएगा, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें एहसास हो जियान को मैंने जैसे नर्चर किया है वो तुम्हें अभी थमाने के लिए काफी है। इतना कह के सोलिटर टेलिस्मैन के अंदर सोलिटर लॉर्ड की हंसने की आवाजें गूंजने लगती हैं। ऑफकोर्स इनके बारे में बस वो और हम ही सुन सकते हैं। कैचर और जियान वगैरह का आराम करने का समय है, इसलिए हमारे ने यार डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हो कमेंट्स में लेके बताओ। नेक्स्ट एपिसोड में डिसाइड होने वाले हैं टॉप 25। ऑफकोर्स उससे पहले भी फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेल इसके बारे में तो आपको अगले एपिसोड में मालूम पड़ेगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप
मेंबरशिप्स ओपन है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसका हिस्सा बन सकते हो। वहीं पे जो हमेशा सबसे 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये चॉइस है आपके हाथ में। जॉइन गार्डन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, डेफिनेटली से चेकआउट करना क्योंकि आपको वहाँ पे हर तरीके के प्लान्स मिल जाएंगे। इसके साथ मेरा भी विदाई लेने का समय आ गया है। सो ये टाटा बाय बाय।